वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम आजकल के बच्चों की बात करें तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द गेम्स, और स्पेशली ऐसी गेम्स जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाया जाता है, ऐसी मूवीज़, ऐसी पिक्चर्स जिनमें बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है वो शोकेस किया जाता है। अल्टीमेटली ये कंटेंट देखने वाले, इन गेम्स को खेलने वाले जो बच्चे हैं वो बिहेवियर वाइज बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहे होते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और उनके लिए ये बड़ी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल सी होती हैं, क्योंकि वही वो चीज़ें खेल रहे हैं, वही चीज़ें जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो आजकल के ऐसे हो रहे हैं। और सो आज हम इसी टॉपिक पर बात करना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वायलेंस देख रहा है, किसी मूवी से देख रहा है, किसी ड्रामा से देख रहा है, अपने घर में देख रहा है, या इसके साथ साथ वो ऐसी गेम्स खेल रहा है जिसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा है, जिसमें गन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसमें हर तरफ जो है वो आपको मार धाड़, इस किस्म का एटीट्यूड दिखाया जा रहा है। अल्टीमेटली ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किसी भी बच्चे के बिहेवियर को नेगेटिवली बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। क्या असरात बच्चे की जहनी सेहत पर हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज शो में मौजूद हैं साइकाइट्रिस्ट हैं डॉक्टर मुज्तबा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो सबसे पहले जब हम इस किस्म के कंटेंट की बात करते हैं, वो कंटेंट बच्चे जो है वो किसी पिक्चर से, किसी मूवी से, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी देख सकते हैं, वो बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं किसी गेम के ज़रिए भी। और गेमिंग जो है वो आजकल के बच्चों के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हॉबी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। व्हाट डू यू थिंक इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी पर? देखिए, गेम्स के अंदर वायलेंस जो दिखाया जाता है या वायलेंस जो किया जाता है वो आर्टिफिशियल होता है, तो उसमें किलिंग ईजी होती है, उसमें कोई रिमोर्स और गिल्ट नहीं होता। हमारे साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि जब हम एक ही चीज़ को बार बार करते हैं या देखते हैं तो हमारे अंदर वो जो कदगने हैं वो कम होती चली जाती हैं। मसलन मैं इस तरह से एग्जांपल देता हूँ कि नाज़ीज़ जब जर्मनी में थे तो वो उन्होंने बहुत हॉरिबल काम किए अगेंस्ट ज्यूज़, लेकिन उनको काम सिखाने के लिए सबसे पहले उनको छोटे छोटे काम दिए जाते थे, उनको दिखाया जाता था सिर्फ थोड़ा सा कि अच्छा चलो ये इनके डेथ सर्टिफिकेट्स बना दो, चलो ये जो डेथ्स हैं इनको बरी कर दो। तो वो इतना ज़्यादा वो देख देख के दे बिकेम सो प्रोन कि उनको कोई मसला नहीं होता था किलिंग में। तो जब आप इतनी सारी किलिंग देख रहे होते हैं जिसमें कोई रिमोर्स नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई सजा नहीं है, और उसको इनकरेज किया जाता है कि आपने जितनी किलिंग की है यू हैव बिकम मोर पावरफुल, तो आपके लिए वो वायलेंस जो है दैट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल थिंग। और फिर जब आप उसको ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में लेके आते हैं तो फिर वो चीज़ें उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती जिस तरह से आप गेम्स में शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। उसकी एक और बात भी है कि जब आप गेम्स खेलते हैं तो उसमें आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्स्ट पर्सन शूटिंग और फायरिंग और ये सारा कुछ होता है, तो आप उन चीज़ों से फैसिनेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप समझते हैं कि दिस इज़ हाउ लाइफ शुड बी स्पेंट, कि फायरिंग और इस तरह वायलेंस और ये कूल स्टफ है। जब आप वो कूल स्टफ, अब सिंस यू आर यंग एंड नॉट एडल्ट, जो मैच्योर, और आप जो देख रहे हैं आपको लगता है कि शायद ये तो कूल बनने के लिए या हीरो बनने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप वही चीज़ें करते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर आपको गन से फैसिनेशन हो जाती है, आप गन्स अपने पास रखना शुरू कर देते हैं, एंड इवेंचुअली आप उन लाइन्स पे चले जाते हैं जो लाइन्स एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा देखिए, एक तो ये है ना कि बच्चे ने गेम खेली, कोई मूवी देखी और वो मुसलसल उसकी हैबिट्स में ये चीज़ें हैं, इस तरह की गेम्स खेलना, तो वो एडिक्ट हुआ और उसके बाद उसने उन बिहेवियर्स को अडॉप्ट करना शुरू किया। वो फ्रस्ट्रेशन अपनी कैसे निकालेगा? अब वो या तो गन होल्ड करेगा या माँ बाप से डिमांड करेगा कि मुझे गन्स एज अ टॉय भी चाहिए। ऑब्वियसली वो माँ बाप, वहाँ से सिलसिला स्टार्ट होगा, बट वो अपना बिहेवियर किस किस अंदाज में दूसरों को शो कर रहा होगा। फ्रस्ट्रेटेड क्या बहुत ज़्यादा होगा, वायलेंट बहुत ज़्यादा होगा, अगर वायलेंट होगा तो क्या मारधाड़ बहुत कर रहा होगा, क्या क्या बिहेवियर्स का रिजल्ट आउटकम क्या होगा? हमें दो बातों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। जब आप गेम्स खेलते हैं और जब आप जीतते हैं तो एक दिमाग के अंदर हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं डोपामीन, वो रिलीज होता है, वो बहुत खुशी और प्लेजर लाता है। तो जब आप बार बार वो गेम्स खेल के जीतने का वो फीलिंग ले आते हैं तो बड़ी एडिक्टिव हो जाती है, वो ये गेमिंग एडिक्शन बन जाती है, क्योंकि वो आपको खुशी, वो जो प्लेजर लेके आती है वो आम चीज़ें नहीं लेके आती। अब आप आम जिंदगी में
जब आपने एक हाई लेवल का प्लेजर लिया होता है तो आम जिंदगी में वो लो प्लेजर आपको एंजॉय आपसे नहीं कर रहे होते हैं। सो फिर आप बिहेवियर्स अपने वो करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको वो प्लेजर मिल सके। तो उसमें आप ये करते हैं कि आप फास्ट बाइकिंग करते हैं, आप कूल दिखने के लिए कुछ फैशन ऐसे करने शुरू कर देते हैं सो दैट यू स्टैंड आउट। आप अपने साथ वेपन्स को इन्वॉल्व करते हैं, वेपन्स के इस्तेमाल मतलब किसी न किसी फॉर्म में, या उसका तस्वीरें खिंचवाते हैं टू लुक कूल, बिकॉज आपके लिए आपकी ज़िंदगी में कूल की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको उस साइड पे लेके जा रही हैं। लोगों के साथ क्या रवैया होगा? देखें, लोगों के साथ सबसे पहले तो होता है कि ऐसे लोग जो है ना वो दे स्टार्ट हैविंग फ्रेंड्स जो कि उनके जिनका सिमिलर सर्कल होता है। तो उसकी वजह से, और वो सर्कल जो है क्योंकि उसमें फिर थोड़ी बहुत गैंग स्टाइल की लड़ाई भी होती है, दोस्त साथ मिलके 4-6 लोगों से लड़ाई भी कराते हैं, तो आपके अंदर वो एक सेंस ऑफ कि मैं बहुत ज़बरदस्त हो गया और मैं बहुत स्ट्रांग हो गया, वो वाली फीलिंग आ जाती है। सेटिस्फेक्शन आप फील कर रहे होते तो हैं। फिर आप ये समझते हैं जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। तो आपकी स्टेटमेंट्स अगलों पेरेंट्स और आसपास के लोगों के लिए होती है कि आपको नहीं समझ, मुझे समझ है। दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता अग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ये काम जिस तरह मैंने कहा है वैसे होना चाहिए, उस तरह से किया जाए। फिर आप उसमें डिमांडिंग बिहेवियर बहुत बढ़ जाता है, डिमांड्स इमीडिएट होती हैं, और क्योंकि आपकी ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि आप फायरिंग से बहुत जल्दी ग्रेटिफिकेशन मिलती है, तो आपकी ग्रेटिफिकेशन भी इमीडिएट होती है कि भाई मुझे अभी डिमांड, अभी चीज़ चाहिए, यू कांट वेट फॉर लॉन्ग। अच्छा देखिए, मैंने अक्सर स्कूल्स के बाहर देखा है कि बच्चों की बहुत, लड़कों की स्पेशली, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स के साथ बुरा बिहेव करना, आपस में ग्रुपिंग हुई हुई है, एक ग्रुप दूसरे से लड़ रहा है, कॉलेजेस के बाहर, एंड दिस इज़ बीइंग वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन लाइक the rest of the world, but this happens in Pakistan and I have witnessed this situation. So what do you think, इसमें पेरेंट्स का कोई किरदार होता है? और ऑब्वियसली अल्टीमेटली जब एक बच्चा गलत काम करता है, स्कूल की जानिब से या कॉलेज की जानिब से उसको पनिश किया जाता है, उसको हो सकता है उस थोड़े अरसे के लिए वहाँ से निकाल दिया जाए, जुर्माना किया जाए, क्लास में ना आने दिया जाए। सो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के लिए बड़ा डिफेंडिंग एक वो पोजीशन में आ जाते हैं, डिफेंड कर रहे होते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं। क्या पेरेंट्स का इसमें कोई रोल होता है? और डिफेंड जब माँ बाप बच्चों को करने लग जाते हैं तो इससे बच्चों को क्या और शय मिलती है? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे डिफेंडिंग बिहेवियर बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। हम सब एक स्टेज में गुजरते हैं जहाँ पे हम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। 15, 16, 14, 15 साल जब हार्मोन्स नए नए हिट किए होते हैं हमें, तो हम अपने आप को बहुत अक्लमंद, बहुत फास्ट और बहुत एनर्जेटिक और नई दुनिया वाला समझते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक देम अंडरस्टैंड, मेक द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि ये एक स्टेज है जो तुम्हारी ज़िंदगी में आई है, और ये कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाएगी। जब आप मेच्योरिटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, चीज़ें सेटल हो जाएंगी। वो जब पेरेंट्स, जब कॉलेज या स्कूल उनको पनिश करता है, तो जब पेरेंट्स उनको डिफेंड करते हैं, तो देन द चिल्ड्रन नो कि हमारे पास एक कुछ भी हो जाए, हमारे पास एक माजगा है हमारे घर वालों की। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और टीचर्स यहाँ पे एक सेम पेज पे होने चाहिए। ठीक है। और जो चीज़ गलत है वो पेरेंट्स भी माने कि ये गलत है, और वो इन्फोर्स करें घर में कि ये चीज़, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्ट, दिस इज़ नॉट हु वी आर। और टीचर्स भी वो इम्प्लीमेंट करें सो दैट स्टूडेंट को और उस लड़के को अपनी लिमिट्स का पता हो। क्योंकि उस वक्त आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक और आपके अंदर इतने सारे थॉट्स और इतनी ज़्यादा आपकी वो क्रिएटिविटी बड़ी होती है कि आप समझते हैं कि यूर लिमिटलेस, बिल्कुल ठीक। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वही टाइम होता है जब लोग बिगड़ते भी हैं या अच्छी लाइन पे चले जाते हैं। सो लाइंस अगर ड्रॉ हो जाएं और हमें लिमिट्स का पता लग जाए कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज़ एक्सेप्टेबल, फिर चीज़ आसान हो जाती है। अच्छा, पेरेंट्स को बच्चों का ब्रॉटअप किस माहौल में करना चाहिए? नंबर 1, अगर बच्चे कोई कंटेंट ऐसा देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ देख रहे हैं, उस पर नज़र किस तरह से रखनी चाहिए? हर तरह से, ना सिर्फ वायलेंट बल्कि ऑब्वियसली दूसरे हवालों से भी वो ख़राब ना हो। और जब वो बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, तो बच्चे तो आजकल मुख्तलिफ गेम्स, PUBG एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर गेम्स जिसमें शूटिंग बहुत ज़्यादा है, जिसमें गन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इन चीज़ों को कैसे मेक श्योर करना चाहिए कि बच्चे इस तरफ ना जाएं? देखें, एक तो पहले ये चीज़ है कि जितनी भी गेम्स हैं उन पे रेटिंग्स लगी होती हैं, 16, 18, 12, 13। देयर इज़ अ रीज़न फॉर पुटिंग दोज रेटिंग्स। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे
हर चीज़ पायरेटेड मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको रेटिंग की कोई परवाह नहीं है। मेरे ख्याल है कि पेरेंट्स को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये वाली चीज़ जो है ये इस उम्र में खेलने दी जानी चाहिए और ये इस उम्र में नहीं खेलने दी जानी चाहिए। जब ये चीज़ हो जाएगी तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली आसान होनी शुरू हो जाएगी। सेकंड ये कि जब भी आप गेम्स खेलते हैं और आप गेम्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होने शुरू होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसका द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज़ कि आप उनको इन्वॉल्व करें टू फिजिकल स्पोर्ट्स अलॉन्ग साइड इट। क्योंकि जब आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी, जो आपके अंदर इतनी सारी पेंट अप एनर्जी है, वो अगर सारा वक्त गेम्स में निकलती रहेगी तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो एग्रेशन बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप अल्टरनेटिव साथ में गेम्स, फिजिकल गेम्स भी इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं, दैट कैन बी एज गुड एज रनिंग और अ जिम और समथिंग। इट्स अप टू द पेरेंट्स टू डिसाइड कि नहीं, हमने बैडमिंटन खेलनी, हम रोजाना शाम को बैडमिंटन, सो दैट वो जो एक्स्ट्रा पेंट अप एनर्जी है वो वहाँ यूज़ हो जाती है। अच्छा, वैसे कोई भी बच्चा अगर वो वायलेंट हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें ना अपना रोल प्ले कर रही होती हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे का वायलेंट बिहेवियर जो है वो किस वजह से आ सकता है और किस एज में वो कच्ची उम्र, कच्चा जहन होता है कि अगर वो ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएगा वो ज़्यादा वायलेंट होगा। जैसे जैसे बड़ा होगा समझ आएगी कि अच्छा ये गेम है, इसको गेम की हद तक रखना, तो वो आप में थोड़ी सेंस आ जाती है, आप में शऊर आ जाता है। लेकिन वो कम उम्री और वो शऊर ना होना, वो किस एज में बच्चा जो है वो इस तरह से ज़्यादा इन चीज़ों से मुतासर हो रहा होता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इफ़ देयर इज़ वायलेंस इन होम ऑफ एनी काइंड, तो बच्चों का थ्रेशोल्ड वायलेंस का कम, बड़ी जल्दी कम हो जाता है और वो फॉरन वायलेंस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि घर में किसी किस्म का वो वायलेंस ना देखें। अगर घर में अब्यूज़ है, इवन वर्बल अब्यूज़ है, तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली वर्बल अब्यूज़ आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। सेकेंड, जिस चीज़ से वो करते हैं, फ्रॉम देयर फ्रेंड सर्कल, वहाँ पे इफ़ समबडी इज़ डूइंग समथिंग एंड दैट फॉर देम लुक्स कूल, तो दे विल ऑटोमेटिकली अडॉप्ट इट। तो वहाँ पे अगर पेरेंट्स एक्ट एज फ्रेंड्स एंड स्टार्ट टू लर्न के अच्छा क्या बिहेवियर्स डिफरेंट हो रहे हैं, तो वहाँ पे उनको ये बताएं कि ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर फैमिली। वो उनकी फैमिली में एक्सेप्टेबल होगा, हमारी फैमिली में नहीं है। सेकंड ये चीज़ है। थर्ड, हमारी जो कदगन है वो ये है कि आप जब भी गेम्स बच्चों को देते हैं तो बच्चों का एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। बच्चों का एक स्पेसिफिक, और आप अगर वो मूवीज़ देख रहे हैं तो बच्चों के साथ बैठ के देखें। बिल्कुल ठीक। सो दैट दे नो कि, और आप अगर वो फायरिंग हो रही तो आप उन्हें बताएं कि ये फिल्म है जिसमें एक हीरो जो है वो 60 बंदे मार सकता है। ये नॉर्मल दुनिया में ऐसे नहीं होता। नॉर्मल दुनिया में ऐसे नहीं होता और उसकी सजा है, फिर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसी नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे। ये तो हीरो बिल्कुल एक डिफरेंट हीरो बना हुआ है ना, कि वो मार के। हमारे यहाँ पर तो मैंने देखे, आपने इतने मशहूर केसेस हुए हैं जहाँ पर इतना वायलेंस था, अगलों को मार दिया गया, लड़कियों को मार दिया गया, लड़कों को मार दिया गया, लेकिन उसकी सज़ा कुछ भी नहीं होती। लेकिन मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि क्या ऐसा बिहेवियर था घर पर, ब्रॉटअप में क्या कमी रह गई कि इनका आगे से रवैया ऐसा था। लेकिन ये हमारी सोसाइटी में होता है और अनफॉर्चुनेटली जो ये वायलेंस करते हैं उनको सज़ा भी नहीं मिलती है। तो एक हमारा ऑब्वियसली एक जस्टिस सिस्टम हमारा इस तरह से। सो आपने बता दिया कि किन किन चीज़ों को मेक श्योर करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ वो पेरेंट्स जो अपने, कहने को तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि एज अ टॉय आपने गन ले दी, एज अ टॉय आपने कोई टैंक ले दिया, एज अ टॉय आपने कोई राइफल ले दी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह के खिलौने भी बच्चों को वायलेंट बना सकते हैं या बनाते हैं? आपने ये देखा है कि ये तो बड़ी क्लियर गाइडलाइंस अब आ गई हैं कि पूरे यूरोप में इफ़ द चाइल्ड इज़ लेस देन 8 years old तो उनको किसी किस्म का गन टॉय ख़रीदने की भी इजाज़त नहीं है। फैमिली को इजाज़त नहीं है कि दे डिस्करेज एनी टॉयज़ जिसके ऊपर गन्स या इस तरह की कुछ हो। ठीक है। जो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है कि ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि आपको, बच्चे को एक वो होता है कि मैं बड़ा कूल दिख रहा हूँ और मैं बड़ा अच्छा हो रहा हूँ और बड़ा सारे मुझे इनकरेज करेंगे, देखो मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन दैट एक्चुअली मेक्स हिम मोर प्रोन टूवर्ड्स वायलेंस इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि उसको फिर लगता है कि यही तरीका है जिसमें मैं अपने आप को स्टैंड आउट कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे पास अब वक्त बहुत कम रह गया है। बच्चों की अच्छी नशोनुमा के लिए, अच्छे ब्रॉटअप के लिए कोई वायलेंस ना हो, ना दिमागी तौर पर वो ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हो, ज़हनी सेहत उनकी अच्छी रहे, ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा काम हो, ठहराव हो, पेशेंस बहुत ज़्यादा हो, फ्रस्ट्रेशन ऐसी पर्सनालिटी में कोई ना हो,
ऐसे में पेरेंट्स का क्या किरदार है, घर वालों का क्या किरदार है, और घर वालों के साथ साथ स्कूल्स का, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट्स का क्या किरदार है, और क्या करने की ज़रूरत होती है कि एक बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी बेहतर हो? मेरा ख्याल है कि अब बहुत सारे स्कूल्स ने अडॉप्ट करना शुरू किया है कि उनके जो मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पे उन्होंने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया। ठीक है। मैनेजमेंट सिस्टम की मीटिंग्स के अंदर वो पेरेंट्स को बुलाते हैं, कुछ पेरेंट्स सेलेक्ट करके वो उनको बुलाते हैं। वहाँ पे पेरेंट्स भी अपनी इनपुट देते हैं, टीचर्स भी अपनी इनपुट देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो पेरेंट टीचर मीटिंग हर मंथ होती है उसमें वो तमाम चीज़ें जो स्कूल में बच्चा लर्न कर रहा है और जो घर में हो रहा है वो एक बैलेंस में आ जाती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को इस बात के लिए अंडरस्टैंड करवाना कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग सिर्फ मदर का काम नहीं है, वो उतना ही फादर का काम है जितना मदर का काम है। तो वो पेरेंट टीचर मीटिंग में अगर दोनों पेरेंट्स जाएंगे और वहाँ पे टीचर आपको ये बता रहा है कि अच्छा ये चीज़ें हम नोट कर रहे हैं इनमें, तो प्लीज़ इसको देखें, तो आप अपने घर में उन चीज़ों को रिव्यू करें कि यार किस वजह से ये ऐसा कर रहा है। या स्कूल में वो ये कहते हैं कि कुछ बच्चों के साथ ये स्टार्टेड, उनके साथ बॉन्डिंग एक्स्ट्रा हो गई है और वो थोड़ा सा वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, तो ये फिर टीचर की जिम्मेदारी है टू ब्रेक दिस बॉन्ड। इसमें फिर देखिए ना, टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, पेरेंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर इज अ सरोगेट पेरेंट फॉर द हाफ डे। बिल्कुल ठीक। अगर वो सिर्फ टीचिंग कर रहा है तो टीचिंग तो कोई ट्यूशन भी पढ़ा सकता है ना। टीचर को बाप का दर्जा इसलिए दिया गया है या माँ का दर्जा इसलिए दिया गया है कि दे आर सरोगेट पेरेंट, वो ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर वो ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे तो दे आर नॉट डूइंग देयर फुल जॉब। और मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों पर एक बड़ी अर्ली एज से काम होने की ज़रूरत है। जब बच्चा 1, 2, 3 साल का है तब भी वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करे, तब तो पेरेंटिंग का रोल है। लेकिन उसके बाद वंस ही और शी स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल, सो उसमें टीचर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अल्टीमेटली ये दोनों की कोलैबोरेशन के साथ एक ओवरऑल पर्सनालिटी, लेकिन बहुत अर्ली एज से अगर उस पर काम हो, सो बच्चे जो हैं वो उनकी पर्सनालिटी निखर कर सामने आएगी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी के हामिल होंगे, बहुत ज़्यादा हम्बल और काम होंगे। सो अगर हम वायलेंस से बच्चों को बचाना चाहते हैं, सो उसकी लिए इस तरफ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुश्तबा फॉर बीइंग विद अस। वी अभी एक ब्रेक, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज शो के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात एक यंग पेंटर से करवाने जा रहे हैं। आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग करती हैं, और रिसेंटली इन्होंने अलहमरा में अपनी एग्जिबिशन जो थी वो भी लगाई। हमारे साथ पेंटर एंड आर्टिस्ट दुआ मज़हर इस वक्त शो में मौजूद है। दुआ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो दुआ, आपको कब से पेंटिंग का शौक़ हुआ? पेंटिंग का शौक़ एक्चुअली मुझे बहुत बचपन से था। व्हेन आई वाज 7 years old, तो तब से मुझे इंटरेस्ट था। और तब मेरी पहली एग्जीबिशन हुई थी अलहमरा में, सोलो एग्जीबिशन हुई थी जब मैं 7 साल की थी। ठीक है। तो बस तब से ही मेरा एक गोल था कि मैंने बड़े होकर पेंटर बनना है, आर्टिस्ट बनना है। तो फिर आई वेंट टू NCA, और अभी रिसेंटली मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुई हूँ, और अब आई एम अ पेंटर माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जब हम पेंटिंग की बात करते हैं, सो आप किस किस्म की जो पेंटिंग है वो नॉर्मली कर रही होती हैं? नॉर्मली मैं ऑयल पेंट्स की तरफ ज़्यादा हूँ, लेकिन मेरा वाटर कलर एक्रेलिक के साथ भी एक्सपीरियंस है, लेकिन ज़्यादा ऑयल पेंट में मेरा इंटरेस्ट है। बिल्कुल ठीक हो गया। और सबके साथ साथ किस क्लास में आप थी जब आपको मतलब लाइक लगा कि आप में ये स्किल्स हैं और आपको इस तरफ आना चाहिए? ग्रेड 1 की बात है ये। उससे पहले इस तरह था कि मेरी जब डायग्राम्स या कोई ड्राइंग्स करनी होती थी तो उसमें सारे बहुत इम्प्रेस होते थे मेरे काम से। लेकिन जब मेरी पहली एग्जीबिशन हुई तब मैं 7 साल की थी, ग्रेड 1 में थी, तब मुझे एक्चुअली रिकग्नाइज़ किया मैंने कि लोगों को एक्चुअली मेरा काम बहुत अच्छा नॉर्मली जो पेंटिंग बच्चे करते हैं या जिनको शौक होता है, जिसको वो एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं, बचपन से वो ड्राइंग्स बना रहे होते हैं और उनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। वो जो कलर कॉम्बिनेशंस हो गए, ड्राइंग्स हो गई, आर्ट वर्क हो गया, मतलब इस चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। या पेरेंट्स की अगर कोई बर्थडे आ गई या उनकी कोई एनिवर्सरी आ गई तो उनको खुद से कुछ बना के हाथ से वो देना। सो आप भी ऐसी ही पेंटर रही हैं बचपन में, ऐसे ही आर्ट वर्क आप भी करती रही हैं? अच्छा, आपके आर्ट वर्क में ऐसी क्या चीज़ है जो आपके काम को सबसे ज़्यादा डिफरेंट बनाती है? जो अभी फ़िलहाल मैं जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा गई हूँ, जो लोगों को जिसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो मैं
थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट ऑयल पेंट की तरफ, मतलब एब्स्ट्रैक्ट और रियलिज्म का एक मिक्सचर मैंने स्टार्ट किया करना। जो मैं फ़ोटोज़ जिस तरह ब्लर होती हैं उनको मैं पेंट के थ्रू उस ब्लर वाली फीलिंग को कम्युनिकेट करती हूँ। जैसे अगर आपने एक पिक्चर लेने की कोशिश की और पिक्चर फोकस नहीं हुई, उस फोकस होने से पहले जो एक पिक्चर का इमेज होता है उसको मैं पेंट करती हूँ। तो लोग अक्सर वो देखकर कहते हैं कि ये लग रहा है कि एक्चुअली फ़ोटोग्राफ है, लेकिन वो जब देखते हैं तो उनको पता लगता है कि ये पेंटिंग है। तो उसकी टेक्निक से मुझे भी बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है और वो काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी जब अलहमरा आर्ट्स गैलरी में आपने अपनी पहली एग्जीबिशन की, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस और कैसे ख्याल आया दैट यू शुड गो टू अलहमरा फॉर योर एग्जीबिशन? जब मैं छोटी थी तब तो आई वाज 7 years old, तो मेरा ख्याल है बड़े ही थे या मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने शायद ये टैलेंट रिकग्नाइज़ किया और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने मुझे वो स्पेस दी। मतलब छोटे बच्चे को तो सिर्फ काम करना आता है, लेकिन वो उसको स्पेस मिलना, वो बड़े ज़्यादा उस चीज़ को वो देते हैं, जगह देते हैं कि वो बाहर आ सके। और उसके बाद फिर जो चीफ़ गेस्ट आए थे वहाँ पर असद फारूकी साहब थे, सलीमा हाशमी थी, दे वेरी बिग आर्टिस्ट, उनको मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो उसके बाद से अभी भी जब अगर मेरी कभी उन लोगों से मुलाकात हो तो उनको याद होता है कि मैं। अच्छा, वो आपका क्या आर्ट वर्क था जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया? मैंने हॉर्सेस की पेंटिंग्स की थी तब, तो वो मेरी सॉर्ट ऑफ एक आइडेंटिटी बन गई थी तब कि ये घोड़े पेंट करती है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने जो काम किया है वो बिल्कुल डिफरेंट है उस चीज़ से। तो अब जब लोग आते हैं तो कहते हैं कि तुम तो घोड़े पेंट करती थी, अब तुम घोड़े नहीं पेंट करती। तो फिर मैं उनको ये कहती हूँ कि अब ज़ाहिर है वो एक बहुत पुरानी बात है, तो आप ग्रो करते हो उस चीज़ से, आप एक्सपैंड करते हो अपना स्किल, अपना काम, अपने आइडियाज़ एक्सपैंड करते हो। तो अब मैं ज़्यादा थॉट्स और फीलिंग्स और ज़्यादा इमोशंस को डिपिक्ट करती हूँ, डिसोसिएशन को डिपिक्ट करती हूँ, मेंटल इलनेस को डिपिक्ट करती हूँ अपनी पेंटिंग्स में। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हो कि मेंटल इलनेस को डिपिक्ट करना, इमोशंस और थॉट्स को कैनवस पर लेकर आना, ये इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। एंड हाउ डू यू डू इट? मतलब हाउ डू यू एक्सप्रेस द इमोशंस एंड थॉट्स, मतलब हाउ इज़ दिस पॉसिबल? फॉर मी, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को मैं ज़्यादा एज एन इंस्पिरेशन यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है कि इंसान जो खुद फील कर रहा है, जिस चीज़ से खुद गुजर रहा है, वो उससे ज़्यादा उस चीज़ को कोई समझ नहीं सकता। तो अभी भी जो मेरा रिसेंट शो हुआ था, जो मेरा ग्रेजुएट शो हुआ था NCA में, उसमें भी लोग अक्सर आते थे तो कहते थे कि हम समझ रहे हैं, हमें देखकर पता लग रहा है कि अच्छा ठीक है ये चीज़ है। तो उससे मेरी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन लोगों के साथ डेवलप हुई, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को डिपिक्ट किया तो लोग देख के इंस्पायर होते थे और लोग कहते थे कि हाँ हमें समझ आ रही है कि क्या करना चाह रही हूँ। तो मेरे लिए वो जो एक ब्लर इमेज है या मेरे लिए जो ब्लरी विजुअल्स होते हैं, इल्यूजन्स भी, और जो आपके माइंड में चीज़ बनती होगी, इमेजिनेशंस को, हाँ जी, आपको लगता है उनको क्रिएट करना आपके लिए आसान हो जाता है। उसका मतलब है यू हैव बीन थ्रू सम रफ पैच इन योर लाइफ, so that is why you are more able to express all of those feelings onto the canvas, right? Yes, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, what's your perspective about art and painting? क्या perspective क्या है आपका इन चीज़ों के बारे में? I think कि इस तरह की चीज़ है जो कि हर बंदा नहीं कर सकता, और इसके लिए मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन ये भी बात नहीं है कि मतलब आप अगर आप करना चाहो या अगर आप सीखो या अगर आप प्रैक्टिस करो तो फिर भी आप कर सकते हो। लेकिन इट इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि लोगों के अंदर नेचुरली भी एक आय होती है, एक देखने का नज़रिया होता है, देखने का तरीका होता है कि वो उस विजुअल को किस तरह समझ रहे हैं और उस विजुअल को कैसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कैसे कैनवस पे ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक वो हर बंदे का इंडिविजुअल एक लैंग्वेज होती है। कुछ लोग फोटोग्राफी के थ्रू करते हैं, कुछ लोग फिल्म के थ्रू करते हैं। मैं क्योंकि पेंटर हूँ तो मैं ऑयल पेंट या कैनवस के थ्रू करती हूँ उस चीज़ को। तो आई थिंक वो आपका हर चीज़ देखने का एक तरीका होता है। राइटर्स होते हैं वो लिख कर एक्सप्लेन करते हैं। तो आई थिंक देख हर बंदा सकता है, लेकिन आपका अपना स्किल, आपका अपना प्रोफेशन उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आप प्रोफेशनली ये सारा काम कर रही हैं। सो हाउ मच आर यू अर्निंग आउट ऑफ दिस? आई एम अर्निंग काफ़ी वेल माशाल्लाह। अभी तो खैर मेरी करियर की बिगिनिंग है, अभी मुझे ग्रेजुएट हुए 1-2 महीने ही हुए हैं, बट माशाल्लाह जितना अच्छा रिस्पांस मुझे मिला मेरे शो पर। डू यू प्लान टू गेट इनटू द इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, वहां पर जाके शोकेस करना अपना? जरूर मेरा ये बिल्कुल प्लान है। जब आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट बन जाते हो तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। वैसे हाउ मच टाइम डू यू टेक टू कंप्लीट वन पेंटिंग? दैट डिपेंड्स ऑन द पीस। पीस पे भी डिपेंड करता है, उसके विजुअल पे भी डिपेंड करता है, उसके साइज़ पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं।
कुछ पेंटिंग्स इस तरह की होती हैं विच नीड मोर टाइम, तो मैं उस तरह से यू कैन नॉट रियली पुट अ टाइम स्टैम्प ऑन इट कि इस वाली इमेज में कुछ इस तरह की स्पेसेस होती हैं कुछ पिक्चर्स में जहाँ पे आप फंस जाते हो, वो आपका विजुअल उस तरह से वर्क नहीं कर रहा होता जैसे आप कराना चाह रहे होते हो। लेकिन कुछ इस तरह के कैनवसेस हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं इस तरह की जो मैंने 2-2, 3-3 दिन में भी कर लिए थे, विच टर्नड आउट वेरी वेल, सक्सेसफुल थे बहुत ज़्यादा। कुछ पीसेस में मुझे 10-15 दिन भी लगे, पर आई डोंट थिंक आई हैव टेकन मोर देन 15 डेज फॉर अ पीस। बिल्कुल ठीक हो क्या। और अभी जो है आप मज़ीद क्या क्या करना चाह रही हैं इस हवाले से? अभी फ़िलहाल मेरा प्लान है कि अभी कुछ लोकल शोज़ होंगे पाकिस्तान के अंदर ही, कुछ अभी रेजिडेंसीज़ के लिए आगे मैं अप्लाई करूँगी, शोज़ के लिए अपना काम मैं भी मज़ीद क्रिएट करूँगी, और कमीशंस चल रहे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अभी देखते हैं, उसके बाद फिर अभी 1-2 साल तक मास्टर्स के लिए आई विल सी। बिल्कुल ठीक हो क्या। थैंक यू सो मच दुआ मसर फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट जो भी आप फ्यूचर में करना चाह रही हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका आज का दिन कैसा रहने वाला है ये बताने के लिए टैरो कार्ड रीडर इरिज हमाद इस वक्त हमें स्काइप पर आज ज्वाइन करें। इरिज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो इरिज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कैप्रिकॉर्न्स। आज कैप्रिकॉर्न्स वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं? कैप्रिकॉर्न का देखते हैं कि एनर्जी जो है चलती है कैप्रिकॉर्न वालों की। तो कैप्रिकॉर्न वालों की एनर्जी जो है, अगर कैप्रिकॉर्न वाले पार्टनरशिप करने का किसी से मशवरा जरूर कीजिएगा, और अगर ये किसी के प्यार के अंदर मुब्तला है या अगर ये शादी करने का सोच रहे हैं तो इस्तिखारा लाजमी करवा लीजिएगा, क्योंकि कुछ रुज्जत के असरात और कुछ नेगेटिविटी जो है वो इनके ऊपर तारी होते हुए नजर। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। कैप्रिकॉर्न वालों को कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। एक्वेरियस के हवाले से आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? एक्वेरियस है कि क्या एनर्जी निकलती है एक्वेरियस वालों की, क्या एनर्जी जो है वो आ रही है। बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन फजूल सोचें सोच के अपने काम मत रोकें, नेगेटिविटी को बुलावा। और ये एक अच्छी पोजीशन पे आज के दिन बैठे हुए नजर आते। बिल्कुल ठीक हो गया जी। पाइसेस के हवाले से आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? बुर्ज हौत वालों का कहते हैं कि क्या एनर्जी इनकी निकलती है। पाइसेस वालों का जो है वो निकलती है आज के दिन थोड़ी सी मायूसी, खासतौर पे शाम के टाइम पे, लेकिन आफ्टर 5 PM चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। अगर आज के दिन पाइसेस वालों का सर घूमता हुआ या सर चकराता हुआ फील होगा, तो मैं ये कहूंगा कि उनको आउज़ुबिल्लाह 40 टाइम्स पानी के ऊपर दम करके पीएं, तो उससे उनकी तबीयत में थोड़ी सी एक लाइटनेस आ जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। एंड व्हाट अबाउट सेजिटेरियस? सेजिटेरियस के हवाले से आपके कार्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है? सेजिटेरियस जो है, सेजिटेरियस वालों का देखते हैं कि आज की जो एनर्जी है वो कैसी नजर आती है। सेजिटेरियस वालों की आज की एनर्जी करना, अपनी बातें अपने तक रखनी है, और कुछ तब्दीलियां जो हैं खास तौर पे फैमिली की साइड से वो होती हुई नजर आती हैं, और ये तब्दीली ये एक तरह से डिवाइन इंटरवेंशन है अल्लाह ताला की तरफ से, और जो हो रहा होगा किसी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, गो विद द फ्लो होनी चाहिए आज के दिन सेजिटेरियस वालों की। और अगर इनका सर भारी है, कंधे भारी हैं, तो ये मेडिकल मसला है, ये इनका रूहानी मसला है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। स्कॉर्पियंस के हवाले से आपके कार्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है आज? वो तरफ वाले स्कॉर्पियो के हवाले देखते हैं कि आज की क्या है। स्कॉर्पियो के हवाले से देखते हैं कि आज की एनर्जी, आज बड़ा ही जबरदस्त किस्म का दिन स्कॉर्पियो वालों का, लेकिन जो इनका दिल टूटा हुआ था वो ठीक होता हुआ और बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, और चीजें जो है उसमें मजीद स्टेबिलिटी आएगी। मीटिंग्स होंगी, काम के लिए निकलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी, एग्रीमेंट्स इनके पास आएंगे, और शादी के मामलात भी आज के दिन तय पाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। टॉरस के हवाले से आपके कार्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है?
टॉरस के हवाले से देखते हैं कि आज की क्या कहती है। टॉरस के हवाले से आज की एनर्जी है बड़ी जबरदस्त। आज इनकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा क्या है, ये सारी चीजों को साथ लेकर चलेंगे और बैलेंस करते हुए सारी सिचुएशन को नजर आते और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपने डिसीजंस को, अपनी चीजों को आज के दिन मैनेज करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। टॉरस के बाद अब हम बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? जेमिनी वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? जेमिनी वालों का आज का दिन कैसा गुजरता नजर आता है? जेमिनी वाले बड़ी अच्छी डीलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी आज के दिन बहुत स्ट्रांग होंगी, ख्वाहिशात पूरी होंगी और कोई पुराना काम या पुराना क्लाइंट इनके पास वापस आता हुआ नजर आता है और ये सिचुएशन को बैलेंस भी करते हुए नजर आएंगे। और आज के दिन अगर इनका दिल करे सदका देने का तो येलो कलर की दाल, उसके ऊपर सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ के जो मोटे कीड़े होते हैं उनको डाल दें तो इनका अल्लाह ताला है कोई भी ख्वाहिश या कोई भी नियत करके काम कर देगा। बिल्कुल ठीक हो गया। कैंसेरियंस का देखते हैं साइन है और कैंसेरियंस का देखते हैं कि आज का दिन क्या कहता है कैंसेरियंस के लिए। आज के दिन बहुत बड़े बड़े काम होते हुए नजर आते हैं, चीजें इनके फेवर में जाती हुई नजर आती हैं। बस एक काम करें कैंसेरियंस वाले, जज्बाती ना हो और चीजों को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें। सो जनाब इरिज, अब बताइएगा कि लियो के हवाले से आपके कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? लियो वालों का आज का बड़ा जबरदस्त होता हुआ नजर आता है और बड़े बड़े काम अगर लियो वाले अपने के हवाले से थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज वगैरह डालें कि इन्होंने अपने काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरह इनका प्लान ऑफ एक्शन पर क्लियर हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ आज इनको ब्रेक थ्रू जरूर मिलेगा अल्लाह ताला ने चाहा तो। और ये कामों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट इनके आज के दिन एक्सपेक्टेड होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। वर्गोस के हवाले से आपके कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? वर्गो वालों की देखते हैं कि कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। वर्गो वालों की कार्ड्स की कैसी? वर्गो वाले बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन ये अगर बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो प्रॉपरली अलाइन करें और टेस्ट भी करवाएं। तो चीज़ें इनकी खास तौर पे पेपर वर्क अगर कोई एक्सपायर हुआ है तो उसको एक्सटेंड कराएं और फिर प्लान इन्होंने किस तरह और किस तरफ किस डायरेक्शन में अपने मामलात को लेकर चलना। बिल्कुल ठीक हो गया। लिब्रा के हवाले से आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं इरिज? लिब्रा का देख क्या लिब्रा वालों की क्या एनर्जी जो है वो लिब्रा वाले कोई पैगाम आएगा लिब्रा वालों की तरफ से, जो काम इनका स्टक था, पेंडिंग था, वो काम होता हुआ नजर आता है। और ये कोई बाहर का काम है, कोई बड़ी लंबी पेमेंट हुई थी 5 महीने से, वो इनके पास फाइनली आज के दिन कोई ना कोई जो व्हील है, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो इनके हाथ में घूमता हुआ नजर आता है और ये कामों की प्लानिंग भी करके स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और कामों को बड़े पुरजोश तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए आज के दिन। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। एग्जीक्यूट करते हुए कामों को आज लिब्रा वाले दिखाई दे रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एरीज की हम बात करेंगे। एरीज के हवाले से कार्ड्स क्या कह रहे हैं? एरीज बुर्ज हमल वाले आज का दिन कैसा रहेगा? बुर्ज हमल वालों का आज कैसा गुजरता हुआ नजर आता है? लड़ाई झगड़े, डबल माइंडेड, गुस्सा, नेगेटिविटी, परेशानी, बड़ी ट्रिकी एनर्जी आई है इस वालों की। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने मामलात को अगर 1 स्टेप एट टाइम पॉलिसी अपनाकर चलें और बेबी स्टेप्स लें किसी चीज़ की तरफ, किसी काम की तरफ, तो मैं ये समझता हूँ कि तभी एरीज वालों को कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जज्बात एकदम से एजिटेट होकर मजीद खराबी की तरफ जा सकते हैं। परहेज करें लड़ाई झगड़े से और अपने कामों पे फोकस करें। बिल्कुल ठीक हो गया। अपने काम से काम रखें, अपने कामों पे फोकस करें। थैंक यू सो मच इरिज फॉर बीइंग विद अस। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।